खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीन भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, दहशतगर्दी की एक और वारदात, सैड रिमाइंडर, और ये एक तकलीफदेह हकीकत है। ये किस तरफ मामला जा रहे हैं, इसमें हमारे साथ एक माहिर होंगे, उनसे बात करेंगे। बयान हल्फी के हवाले से राना शमीम साहब पर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी गई है। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाएगा। उसके साथ विद होल्डिंग टैक्स लगाने से कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता $200 तक जा सकता है। आज की खबर है, तो ये क्यों, इस हवाले से हम केयरलेसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। और फिर एक इंतहाई आम स्टोरी आखिर में आपसे डिस्कस करेंगे, कैसे पब्लिक अस्पतालों में जो मसीहाई के नाम पर मौत बांटी जाती है और जो एक्सपर्ट स्टेंट्स डाल दिए गए लोगों को, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड जवान साहब, तो हम उनसे बात का आगाज़ करते हैं। हजूर, एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि ये कोई नई वेव है इस्लामाबाद के बाद, आप इसे कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? जनरल साहब। थैंक यू वेरी मच काजी साहब। देखें, बात यह है कि यकीनन जिस तरीके से एक इंसिडेंट इस्लामाबाद में हुआ और एक अभी लाहौर में आज हुआ है, अगरचे इनकी सिवेरिटी उस तरह की नहीं है और जिस तरीके से इनकी एक जिम्मेदारी कबूल की गई है, उससे तो ये कहा जा सकता है कि एक नई वेव है या दहशतगर्दी दोबारा से सर उठाना शुरू हो गई है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं, दोनों नहीं होने चाहिए थे। बलूचिस्तान में तो चल ही रहा था, लेकिन अगर उन लोगों की रसाई ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल बाद अगर उनकी फिर रसाई हो जाती है मेन सिटीज़ लाइक लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ, तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बिगिनिंग होगी जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो इसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस की हों या सिविल पुलिस की हों या सिविल गवर्नमेंट की हों, इन सब को दोबारा एक दफ़ा फोकस इस चीज़ पर लाकर इसका कला कमा करना होगा, क्योंकि ये जो आजकल हालात हैं मईशत के और जिस तरीके से एनवायरनमेंट चल रहे हैं, इसमें ये दहशतगर्दी अफोर्ड नहीं की जा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, आज वज़ीर दाखिला मोहतरम शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि थ्रेड्स लेटर भी थे और कुछ शहरों में भी हो सकता है। क्या जो अफ़गानिस्तान में होने वाली तब्दीली है या जो TTPI से हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है अमन का, और इसके पीछे कोई भारत का भी रोल हो सकता है? खुदा ना खास्ता जिस तरह पाक फौज ने बहुत लातादाद कुर्बानियों के बाद अमन हासिल किया और सियासतदान हमें इमेच्योर लगते हैं, आपस में दस्तों गिरेबान ही रहते हैं बजाय दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। पहली बात ये, एक तो मुझे कुछ कंप्लेसेंसी नज़र आ रही है, शायद वी हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि अब ये काम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है या एक खित्ते में रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया, उसके भी चंद इजला में। तो ऐसा नहीं है। ये जनरल साहब, अदब एहतराम से नहाया तो मिनिस्टर इंटीरियर शेख रशीद हमारे साथ लाइन पे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब सलाम, दोनों पैनल। अच्छा शेख साहब, सिर्फ ये फरमाइएगा, ये अल्लाह रहम करे जो आज हादसा हुआ है, आप गालबन फरमा रहे थे कि खदशा है कि और अलर्ट भी आई है और खुदा ना खास्ता और भी हो सकता है, क्या हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस धमाके के पीछे कौन सी कोई गैर मुल्की ताकत भी हो सकती है? देखें, अभी तो कुछ कहना कब्ल वक्त है साहब, अभी तो टाइम लगेगा, शाम या कल सुबह तक फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी। ये मोटरसाइकिल पे रखा गया और ये ID लगाई गई है, और ये किसने लगाई है, क्या हालात वाकयात हैं, थोड़ी देर लगेगी, पहुंच जाएंगे इन तक, हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये इस केस तक, लाहौर वाले तक हम पहुंच जाएंगे, मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में। तो शेख साहब, क्या आइंदा और भी खुदा ना खास्ता इस किस्म की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग है कि किसी और शहर में भी खुदा ना खास्ता रद्दुल फसाद के बाद, आप जानते हैं जिस तरह पाक फौज ने कुर्बानियाँ देके अमन ले आया, तो ये पसे पर्दा बलूचिस्तान में भी हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं लगते? देखें, जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ उसके पीछे जो 6 लोग थे उनको हमने तफ्तीश कर रहे हैं, और जब कोई वाकया होता है तो उससे आदमी को रास्ते मिलते हैं। अब ये लाहौर में जो वाकया हुआ है, इसके हम पूरे गहराई में जाएंगे, और जो थ्रेट्स हैं वो ज़्यादातर कोयटा और कराची हैं और इस्लामाबाद हैं। लाहौर का तो उन्होंने पैनिक क्रिएट करने के लिए कि क्रिकेट मैच हो रहे हैं लाहौर और कराची में, तो उसको नुकसान पहुँचाया जाए। ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। शेख साहब, मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाह रहा हूँ। अगस्त 2021 में
पाकिस्तान में सब ने बड़ा सेलिब्रेट किया, तालिबान की हुकूमत आई, एक गैर मुल्की ऑक्यूपेशन ख़त्म हुई, तो एक तासर ये था कि इससे पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो रिलीफ मिलेगा वो दहशत गर्दी में मिलेगा। तो अगर आप अगस्त से चलें तो कंसिस्टेंटली हमारी आर्म फोर्सेस पे भी हमले हुए हैं। अब इस्लामाबाद का आपने खुद जिक्र किया, लाहौर का आज का वाक़या हो गया, इससे पहले सिबी में भी हुआ है। तो क्या ये हमारी असेसमेंट गलत थी या क्या हमें समझ नहीं आई कि अफगानिस्तान में क्या कोई तब्दीली पाकिस्तान के हक में आई है कि नहीं आई? देखिए, पाकिस्तान के तालिबान से बहुत बेहतर तल्लुकात जरूर हैं, लेकिन टीटीपी के साथ अब सीज फायर नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। उनकी डिमांड जो हैं उन पर अमल पैराई इतना आसान काम नहीं है। तालिबान बीच में जमानती है, तालिबान लगे हुए हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री के भी तालिबान हुकूमत के साथ मामलात और मुज़ाकरात जारी रहते हैं और एजेंसीज भी इसमें सारे काम कर रही हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि टीटीपी से मामलात तय हो गए हैं तो ये मुनासिब नहीं होगा। तालिबान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन टीटीपी इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन अब वहाँ देखें ना, कुन्नड़ में, नगान में, नगार में, नूरिस्तान में बहुत सारे मामलात हैं। वहाँ सिर्फ एक टीटीपी नहीं है, दाइश है, फिर अल्लाह आपका भला करे, अब सारी तंजीमों का नाम लेना मुनासिब नहीं है। सो हमारे लोग बहुत दुनिया में फैले हुए हैं जो इन कामों में मसरूफ हैं और किस मुल्क का नाम मैं आपके आगे लूँ। तो अभी इस मसले को लाहौर का देख रहे हैं और इसकी जब रिपोर्ट मिलती है तो इसके बेहतर तौर पर जाएंगे। तो इसका मतलब है मुज़ाकरात ऑन एंड ऑफ हमारे जारी हैं उनसे? जी सर, जी सर, जी सर। चले अल्लाह करे जी। शेख साहब, ये दरिंदा सिफ्त इंसान जल्दी पकड़े और उस मुल्क में अमन रहे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, गोइंग बैक टू जनरल साहब जी, जनरल साहब, आपने हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, तो आप क्या पर्सपेक्टिव और तनाजुर बना रहे हैं कि अब हमें इससे कैसे डील करना होगा और अपनी शहरियों की जिंदगियां कैसे हम बचा पाएंगे? जी देखिए, ये थ्रेट हमारे लिए अब कोई नई नहीं है और उससे लड़ते हुए हमें तकरीबन 14 बरस गुजर गए हैं। इसमें तमाम तर ड्रिल्स, प्रोसीजर्स और इंफॉर्मेशन कलेक्शन, कोलेशन और डिसेमिनेशन के जितने भी तरीके हैं वो सब हमारे हाथों से गुजर चुके हैं। तो इसमें किसी नई इन्वेंशन या री इन्वेंटिंग व्हील की तो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फोकस है कि शायद अगर हम समझ रहे थे कि दिस इज़ ओवर और अब अगर ये दोबारा ये अफरीद सर उठा रहा है तो हमें अपने आप को दोबारा अपने शूज़ डस्ट ऑफ करने होंगे, अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करके हमें फिर एक नए सिरे से एक फोकस के साथ इनके पीछे जाना पड़ेगा। अब अफगान हुकूमत जो है तालिबान की, उन पर एक इंटरनेशनल बाइंडिंग है, वो एक मुआहदे के पाबंद हैं कि वो ऐसा अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन जिस तरफ अभी शेख रशीद साहब इशारा कर रहे थे, नूरिस्तान, कुन्नड़ और नंगरहार की तरफ, वेल ये एडजेसेंट प्रोविंसेस अफगानिस्तान के ज़रूर हैं, हमारे इलाकों के साथ लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो लगते हैं और वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल नहीं है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक दफ़ा हमें दोबारा फोकस होकर इस पर भरपूर तवज्जो के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, उसमें रद्दुल फसाद का जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, उन पे अपने फोकस को एक दफ़ा रिविजिट करना पड़ेगा। जनरल साहब, ये पॉलिटिकल कुछ लीडरशिप की तरफ से भी खासा तनकीद हो रही है, बयानात आए हुकूमत को जो है खासा हम देख रहे हैं, मरीम साहब, नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजल रहमान भी कह रहे। तो आप समझते हैं कि ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोताही कुछ गवर्नमेंट की पार्ट पर भी नजर आती है आपको? गवर्नमेंट के पार्ट पर कोताही सच नहीं कह सकते उसको, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब पिछले 5 साल में एक चीज़ बिल्कुल स्केल डाउन होके, जहां हर फ्राइडे मॉर्निंग को पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में धमाके हुआ करते थे, अब जब 99% उनमें कमी आ गई तो शायद उस तरीके से उतना फोकस नहीं रहा या कुछ कंप्लेसेंसी किसी हद तक आ गई, जिसकी वजह से इन लोगों को फिर इस्लामाबाद और लाहौर में रसाई हो गई। अभी शेख रशीद साहब का ये कहना कि इंटेल है कि कैपिटल में या कराची में ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, तो इस इंटेल को एक्सप्लॉइट करके उन तक पहुंचना, हमने उनका इंतज़ार नहीं करना बल्कि उन तक पहुंचना है, उस थ्रेट के पीछे जाना है जहां से ये चीज़ें एमिनेट हो रही हैं। तो कोई ऐसी वजह नहीं कि हम इस पर काबू ना पा सकें। मगर जनरल साहब, मेरा सवाल ये है कि शेख रशीद साहब ने भी थोड़ा सा हिंट दिया है कि ये सोर्स पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है। आपका तो माशाल्लाह आर्म फोर्सेस से ताल्लुक है,
अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को पाकिस्तान से बाहर से थ्रेट है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें वहाँ तक जाना चाहिए या किस तरह इसको डिप्लोमेटिकली हल करना चाहिए? देखें, बात यह है जी, ये कह देना कि बाहर से थ्रेट है, देखें ये बंदे तो हमारे मुल्क के ही हैं ना जो कर रहे हैं। बाहर से थ्रेट तो किस मुल्क को नहीं होती। और फिर अगर बाहर से थ्रेट है तो कल तो हमने कुछ और कहा कि हम उनके साथ तिजारत भी करना चाहते हैं। अफगानों के लिए वी आर गोइंग ओवरबोर्ड और उस अफगान तालिबान रजीम को सपोर्ट करने के लिए माली मदद कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन और इस चीज़ में असिस्ट कर रहे हैं। दुनिया की कॉन्फ्रेंस बुला के उनके लिए रिलीफ का इंतज़ाम कर रहे हैं। उनके लिए वी आर गोइंग ओवरबोर्ड। और हिंदुस्तान के साथ हम तिजारत खोलने की बातें कर रहे हैं और 100 साल तक शायद जंग न करने की भी कोई बात हुई हो, बट मैंने ये पढ़ा कहीं नहीं है, सिर्फ इंडियन प्रोपेगेंडा में ये चीज़ आ रही है। तो एक तरफ हम नो हॉस्टिलिटी विद नेबर्स की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम ये कहें जी कि अब फिर इंडिया ऐसा करवा रहा है। तो पहले हमने कितने डोसियर दिए हैं? पहले वो जो 16 कॉन्सुलेट अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, अगर वो सारे अब बंद हो गए हैं और वहाँ से वो वाइंड अप करके हिंदुस्तान वापस जा चुके हैं, तो हिंदुस्तान के अगर हाथ इतने लंबे हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ खुदा ना खास्ता कट गए हैं। या हमें ये काम इंडियन से या अजीत डोवाल से सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी एनालिस्ट या कोई भी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ इशारा करता है तो मैं उसको ये कहूँगा कि फिर आपके हाथ बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान हमसे किस महाज में हमसे आगे है? हम तो उसको वी कैन सेंड देम बैक टू स्कूल। अगर ये बात है, इसका टिट फॉर टैट जवाब देना है तो वो अपनी तमाम कारस्तानियां भूल जाएंगे। फिर अगर पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया तो हमें अपने फोकस को रिविजिट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इतना कह देना काफ़ी है। जल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली इस पे और हमें एनलाइटन किया। बड़ी साहब, जो उन्होंने बात मेनली की है वो ये है कि इंटेलिजेंस को हम बेहतर करें। और ये सर मलिक साहब भी कह रहे थे कि इसको होने से पहले, और वो भी जनरल साहब भी कह रहे थे कि उसको रोका जाए। जनरल साहब ने बड़ी एक फुट सोल्जर वाली बात की है कि हमारी अगर वो हिकमत अमली या सुलह की ऑफ़र को कमज़ोरी समझते हैं तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि भारत को भरपूर जवाब दे। उन्होंने कहा हमें दोबारा फोकस करना होगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कुछ लोग कि भारत के साथ हम बड़ी दोस्ती चाहते हैं, हमारी पुफी का पुटा है, हम ये चाहते हैं। तो रद्दुल फसाद में आपको पता है लातदाद कुर्बानियों के बाद अमन मुल्क में आया है। तो एक कुर्बानी तो नहीं है, अब इसमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती यही है और बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ ISI और MI के पास अब भी गैर मुल्की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पकड़े हुए हैं जिन्हें अपने हद पूरा करने से पहले काबू कर लिया गया है। तो मतलब बड़ा कमी भी बड़ी आई है, बेपनाह कमी आई है। 99 करे रोजाना 2-3 ब्लास्ट तो आराम से थे। तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत को, और यकीनी बात है एस्टेब्लिशमेंट का तो काम ही सरहदों को महफूज बनाना है, अब इसको फोकस करना है कि ये खुदा ना खास्ता लहर आगे ना जाए। अब इनका जैसे शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि कुछ नेटवर्क ब्रेक होगा, उनके पास इंफॉर्मेशन यकीनन होगी, वो मिनिस्टर इंटीरियर है। अगर इनसे एक ये पूरी चेन होती है दहशतगर्दों की। काजी साहब, एक दहशतगर्द जा रहा है ना पान मंडी ब्लास्ट करने, तो एक जो दूसरा उसकी रैकी कर रहा होता है ना, उसको भी नहीं पता होता मेरे साथ वाला बंदा मेरी रैकी कर रहा है। अच्छा, तीसरा जिसके पास रिमोट होता है, ये तो टाइम डिवाइस था ना, वो भी वही कहीं होता है। इनका बड़ा खौफनाक नेटवर्क है और इसमें हमारी एजेंसियाँ दिन रात काम कर रही होती हैं और बहुत सारे काम ट्रेस हुए हैं। तो हम तो यही कर रहे हैं कि इस मौके पर हुकूमत नवाज शरीफ को बाहर लाने की बजाय या सदारती निज़ाम लाने की बजाय दहशतगर्दी रोकने में थोड़ा सा फोकस कर ले, दहशतगर्दी भी खत्म करें। ये भी मतलब है बजाय तर्जमानों को बुला के फौज को आके जो जवान शहीद हुए हैं उनकी तारीफ करो, उनको तगमे दो और उन्हें को भाई मुल्क को महफूज बनाओ। तर्जमानों में सोशल मीडिया से माँ बहन की गालियाँ निकाल के क्या हासिल? नहीं, उन्होंने तो वो जो फर्द जुर्म लगी है राना शमीम पे, जज पे, वो डिस्कस किया जो उन्होंने तर्जमानों के साथ। बड़ा है मेरी नज़र में देखें वो अदालत का काम था। वो जो एक्सपोज हो चुके हैं एक्स मिनिस्टर राना शमीम, और उन्हें मुझे लगता है अब सजा से बादियुल नजर में वो नहीं बचते नजर आते। आज फर्द आयद हो गई है कादी साहब, अब आइंदा वो मुल्ज़म मान के कोर्ट में सामने आएंगे। जी बिल्कुल, पहले ये बात याद रख लें। लेकिन इमरान खान साहब ने 3.5 साल इस चक्कर में कर दिए, नवाज शरीफ फलां, जरदारी फलां, ये फलां। ओ भाई तुम क्या हो वो बताओ हमें, इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। नहीं, अब बड़ी साहब इसकी एक डायमेंशन और भी आपको याद है, इरफान हाशमी साहब हमारे साथ लंदन से थे और उन्होंने कहा था जी कि मैं सबूत दे दूंगा
कि ये साइन जो है वो मियाँ साहब के दफ्तर में या घर में या कोई जगह पे हुआ था। आज उन्होंने कुछ भेजा भी है यूट्यूब पे, मेरे ख्याल में उन्होंने एक्चुअली वो जिस तरह होता है ना हमारे यहाँ, जब आप किसी को मतलब मैं को बयान आपको देना चाहूँ तो और कमिश्नर एक होता है वो सर्टिफाई करता है कि ये बंदा है, इस तरह वहाँ पे पब्लिक नोटरी शायद बोलते हैं उसकी। पब्लिक इधर भी है, मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो उसकी जो वीडियो लीक हुई है उसमें जो स्टेटमेंट, मैं उनको कोड कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने वैसे यूट्यूब पे ये कर दिए रिलीज़ कर दिए। उसमें वो साहब कह रहे हैं कि ये जो सिग्नेचर हुए हैं ना, ये जो अपना राणा साहब के उस पे वो नवाज शरीफ के दफ्तर में हुए हैं। काजी साहब किसी से बात तो नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बता दें, और सुन भी कोई नहीं रहा बस। अच्छा मैं कान बंद कर लूँ फिर? मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ये साइन और स्क्रिप्ट सारा इमारत लिखी गई है नवाज शरीफ के दफ्तर में। वो जो रिपोर्टर साहब मुझसे ज्यादा इन्फॉर्म है, मैं आपको कह रहा हूँ इसमें क्रेडिबिलिटी है कि अदालत को फिर प्रेशराइज करने की कोशिश है। ये मकसद हाई कोर्ट देखे, साकिब निसार साहब का क्या कसूर है कि इस माफिया को कभी किसी ने नहीं देखा था, उनके होते हुए उनको सजा हो गई। आज तक किसी की जरूरत थी कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो और उसके खिलाफ JIT बने, ये तस्वुर भी नहीं था। इससे पहले भी इन्होंने कई दफा जमहूरियत का खून किया। अब उनको हाई कोर्ट को दबाव में लाने के लिए, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को रिलीफ देने के लिए ये ड्रामा किया गया राना शमीम का। पहले साकिब निसार साहब की एक जाली ऑडियो लीक की गई जिसको एयरवाई ने एक्सपोज किया फ्रांसिक कराकर। अब राना शमीम साहब को जैसे आप आम बंदों को पकड़ते हैं, 54 में शक की बुनियाद पर ले और थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से कान में बात करें, जो पाकिस्तान में सिक्का राजुल वाद कानून है, तो 10 मिनट में सारे असल चेहरे आ जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे। अच्छा, बाकी लोग जो थे यानी जर्नलिस्ट जो 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 शकील साहब थे या उनका जो पर्चा या जो गौरी हमारा दोस्त है या जो अब्बासी साहब है, उनको तो आज उन्होंने नहीं फिलहाल उनको समझे कि वो जरा साइड। वैसे मुल्क साहब मुझे समझ नहीं आई, राना शमीम साहब ने ये दिया अपने नवासे को लॉकर में रखा हुआ, लॉकर में, हाँ जी, जो उनका बयान आया है। अगर ये अखबार में आता ना, ये तो डिस्कस ही नहीं होना था, क्योंकि उधर तो लॉकर में पड़ा रहना था। काजी साहब, अपना भट्टी साहब भी आपने अदलिया की तारीफ की है, आपने साकिब निसार साहब की तारीफ की है, तो ये तो अदलिया को ये समझ नहीं, मैं वैसे अपनी जस्ट फॉर नॉलेज का काजी साहब आपसे रहनुमाई चाह रहा बात है। आप जो मेरे से अगर वो ना अखबार में ये खबर नशर ना होती, काजी भट्टी साहब, क्योंकि ना वो किसी सरकारी इदारे में पेश हुआ, ना पाकिस्तान की अदालत में एफिडेविट पेश हुआ, ना FIA को हुआ, ना नैब को हुआ, ना एंटी करप्शन को हुआ, ना अदालत में हुआ, तो लंदन के एक लॉकर में महफूज पड़ा था लावारस। मेरा ख्याल है वो लॉकर के लिए नहीं थी, अखबार के लिए। नहीं तो वो केस भी तो वहीं से बना है। देखिए ये केस तो तौहीन अदालत का है ना, वो भट्टी साहब वाली बड़ी लॉजिकल बात है, और ऐसे अखबार में छपा है जो मशहूर पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर वहाँ पे खबर ना है, अगर भट्टी साहब या मैं को बयान दूँ और लॉकर में रख दूँ, तो आपको क्या पता लगेगा, इनको क्या पता लगेगा? इस वक्त लंदन के लॉकर में तो करोड़ों चीजें पड़ी होंगी। आपकी बात में जान तो है। अगर ये मीडिया में ना आता, जंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, इसमें दो दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू का अखबार है, उर्दू का सबसे बड़ा। मुझे बताएं कि वो तो आज डिस्कस ही नहीं होना था बयान। अगर वो पड़ा है, हो सकता है आपने को, मैंने एफिडेविट दिया हो उधर लॉकर में कि जी मुझे कुछ होगा तो फला फला बंदे जिम्मेदार है, हो सकता है मैंने रखाया हो। है तो कोई ये जो धमकी देते हैं ना, हम तो फिर ऐसी अपनी एलिबाई बना के रखते हैं ना कि बहन को अगर कभी हो जाए तो ताकि देखे। आपको पता है इस्लामाबाद में जितने साफियों पे अटैक हुआ, किसी एक का मुल्ज़म नहीं पकड़ा गया आज तक। वो एक अलग चीज़ है ना। बहरहाल ये बात आपकी वैलिड है कि जो सोर्स है वो अखबार की खबर है, जहाँ से ये बात बनी है वो अखबार की खबर है, तो गलत सही वहाँ पे होना बनता है कि ये अखबार के लिए था। अगर एक आप भट्टी साहब कह रहे हो तो गलती से आ गया वहाँ पे, टैक्टिक्स हैं ये, देख ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अदालत से हट के मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैंने एक चीज़ छुपा के यहाँ पे रखी है तो अखबार को कैसे पता लग गया? ये भी तो समझाए ना। बस वो फिर आपको पता ही ना कि मीडिया बिल्कुल गैर जानबदार होता है और उसको कोई फ़ोन नहीं आता, ना उसी को काम कहा जाता है। मैंने ब्रेक लेनी है। ये सदारती निज़ाम वाली बात, सब करारदादें भी पास होनी शुरू हो गई, इसके हक में भी बहुत प्रोपेगेंडा आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे और मज़ीद ख़बरें देखेंगे। डॉलर वगैरह का क्या इशू है और फिर ये जो हमारे साथ सेहत के नाम पे खिलवाड़ होता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एतजाज़ एहसन साहब, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और बहुत बड़ा नाम
कानून और सियासत के हवाले से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एतजाज़ हसन साहब। एक तो दो वाक़यात हैं जिस पर कमेंट हम चाहेंगे। एक तो ये आज राना शमीम साहब पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, और फिर सेकेंडली आपसे पूछेंगे कि ये कौन कहानियाँ मार्केट में फैला रहा है सदारती जो निज़ाम है। मगर पहले ज़रा राना शमीम साहब के हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है, ये केस किस समझ जाएगा? राना शमीम साहब ने मेरा ख्याल है ज्यादातर अपना केस खुद बिगाड़ा है। अच्छा। और जाती तौर पे वो इसके जिम्मेदार लगते हैं मुझे तो। और उनके बेटे ने बिलखसूस जरा परफॉर्मेंस ऐसी की है जिससे कुछ ये नहीं मैं कह सकता कि अदलिया और अदलिया से मुंसलिक जितने भी अफराद या तबकात हैं उनको तकलीफ ना पहुंची हो, और बड़ा कैजुअल लिया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि वो खुद चीफ जज रह चुके हैं, ये भी उनके बारे में चीफ जस्टिस साहब को ये होगा एक मामला उनके जहन में कि ये तो खुद चीफ जज रहे, इनके लिए क्या जरूरत थी एक एफिडेविट साइन करने के लिए। अमेरिका से चल के लंदन आ गए, लाहौर में ही गए जहां उनके भाई की फौतगी हुई थी। तो ये किसके इमा पे, मेरा ख्याल है चीफ साहब को ये ज़हन में होगा कि ये किसके इमा पे खोज लगाना चाहिए कि किसके ईमा पे ये ऐसी बात की। और फिर लंदन में वो एफिडेविट छोड़ के आ गए और लॉक करके लॉकर में रखा या नहीं रखा, आपने बयान यही फरमाया कि मैं रखा हूँ लंदन में लॉकर के अंदर। तो उसके लिए उनकी अपनी जो एफिडेविट था, उस एफिडेविट में तौहीन का जो अंतर था वो थोड़ा था या ज्यादा था। उसके बाद फिर आपका अपना रवैया, और फिर ये कि क्या ये किसी इमाम पे किया गया है, और ये सवाल यकीनन पूछे जाएंगे राना शमीम साहब से जब वो अपना बयान हल्की दूसरा दाखिल करा लेते हैं। उसके बाद किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये एफिडेविट दिया गया और लंदन में ही रखा गया। अच्छा एतजाज़ साहब ये फरमाइएगा, बज़ाहिर बादिल नज़र में जो खबरें आई हैं कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में तहरीर भी बनाई गई और उसका लिंक भी खासी हद तक साबित हो चुका है। बादिल नज़र में तो ये ऐसे लग रहा है कि लंदन में दे रहे हैं, पाकिस्तान की अदालत में नहीं, कि नवाज शरीफ के लिए और मरीम नवाज के रिलीफ लेने के लिए, अदलिया के दबाव में लाने के लिए ये सारा हरबा इस्तेमाल किया गया, खेल खेला गया। क्या आप समझते हैं इससे अदलिया डिफेंसिव हो जाएगी? नहीं, अदलिया को डिफेंसिव होना तो नहीं चाहिए। ये शरीफ बरादरान की गो तारीख बड़ी मुख्तलिफ है। इनसे डिफेंसिव क्या, इन्होंने तो बड़ा बड़ा ऑफेंसिव किया है अदलिया पे। और अदलिया पे आप देखें ना, इन्होंने तो हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अदालत पे, दावा बोल दिया था खुले बंदों। फिर आप देखें कि इन्होंने जो मलिक कयूम वगैरह को डरा के धमका के और फैसले लिए, वो बाद में सारी कली खुल गई, वो बाद में हुआ। फिर इन्होंने अब ये अरशद मलिक का जिस तरह फिर वो वीडियो चलाया, सारी दुनिया को दिखाया, लेकिन फिर उसको मख्फी कर दिया, बिल्कुल बगल में रख के और गायब कर दिया। तो ये इनके यही कर सकते हैं ऐसा, और किसी की तो मेरा नहीं ख्याल। साहब ये बताएं, ये शरीफ फैमिली की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला, और उन्होंने अल्लाह जन्नत नसीब करे बेनज़ीर को सजा दिलाने के लिए जस्टिस कयूम को हुक्म करते हैं, लेकिन
लेकिन ये कानून की गिरफ्त में नहीं आते, छोटे मोटे लोगों को सजाएं हो जाती है। अब राना शमीम का एफिडेविट आ गया, कभी जस्टिस साकिब निसार की वीडियो ऑडियो लीक आ जाती है, लेकिन इन तक कभी कानून का शिकंजा नहीं गया। आप क्या समझते हैं इसमें? मैं एक आध चीज इसमें जरा एक और अंदाज से ऐड कर दूं कि इनका ने आज तक कुछ 6 दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं किसी न किसी हवाले से, अपने बयानात के साथ या अपनी शहादत और सबूतों के साथ। उन 6 की 6 ही जो है वो जाली निकलती है। जो इन्होंने या पेश किए या पेश करने का इरादा दिखाया, दुनिया को दिखाया, वो कलिबरी फॉन्ट हो, वो कतरी खत हो, वो अरशद मलिक का वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसको मैं इसलिए कहता हूँ कि वो गलत है, क्योंकि नहीं तो इनको पेश करनी चाहिए थी, ये पेश कर देते हो, उस पर रिलीफ लेते। और फिर ये जो अब इन्होंने ऑडियो बनाई है साकिब निसार की, ये मीडिया सारी ने दिखा दिया है कि ये किस तरह कट एंड पेस्ट करके जॉब की हुई है। और ये कट एंड पेस्ट कस्तो बरी किस्म का काम है ये, और इसलिए ये तुम अब समझ नहीं आती ये किस तरह ये हर चीज। अच्छा, ये तो फिर एक अनटचेबिलिटी का बनता है कि अनटचेबल जो कहा जाता है, बाज़ लोग इनको कहते हैं। मैं जरा वक्त कम है, मैं चाहूँगा सर आपसे हम एनलाइटन हो पाएँ। ये सदारती निज़ाम को कौन पुश कर रहा है? कानून में इसकी कोई गुंजाइश है? कोई एमरजेंसी लगाई जाए, होता है नहीं होता है? इस पर प्लीज़ ज़रा हमें ज़रा क्लियर हो जाएंगे आप। नहीं, सदारती निज़ाम तो पाकिस्तान में वैसे बना रहा है, पाकिस्तान को बड़ा तजर्बा है और तल्ख तजर्बा है सदारती निज़ाम का। सदर अयूब खान, सदर याया खान, सदर ज़ियाउल हक, सदर मुशर्रफ, अब ये चारों सदर ही तो थे। सदारती निज़ाम ही था क्योंकि मरकजियत उसमें आ जाती है और सारे मरकज के ताबे होते हैं। कोई उसमें एक आदमी जो पुराने जमाने में मुहावरा ही होता था, अब लोगों को भूल गया, पर महलपुर का घंटाकार, वो सेंट्रल अथॉरिटी होता है। तो पाकिस्तान को तजर्बा तो बहुत है और बगैर आइन में तरमीम क्या, आइन की तनसीख किए बगैर, वो चाहे कौमी असेंबली करे और पार्लियामेंट करे या जिस तरह इन्होंने किया, वो इसके बगैर तो नहीं आ सकता, इस आइन की तनसीख के बगैर, क्योंकि ये तो पार्लिमानी निज़ाम है, वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है। तो इसके तहत तो नहीं आ सकता कोई सदारती निज़ाम। मगर इत्तेज़ार साहब, ये भी कहा जाता है, मैं कोई मतलब कोई कानूनी माहिर नहीं, वैसे आपसे सीखना चाह रहा हूँ कि कहा जाता है जी कि एमरजेंसी लगाई जा सकती है। सदर पाकिस्तान अगर वो उस पर साइन कर दें तो 3 महीने में आप रेफरेंडम करा लेंगे। वो एक अजीब सी, एक गैर मनतकी सी बातें हैं जी कि उसमें रेफरेंडम हो जाएगा तो सदारती निज़ाम आ जाएगा। कोई इस तरह की कोई गुंजाइश है पाकिस्तान के कानून में? मलिक साहब, एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, रेफरेंडम के जरिए ना कोई कानून बन सकता है, एक टाउन कमेटी का कानून भी नहीं बन सकता। जो आइन है, वैसे आइन आप वो रख लें, शिक जो आइन हमें इस वक्त कहता है रेफरेंडम की जो शिक है आइन में, उससे स्वाय एक राय ली जा सकती है। कोई कानून नहीं बन सकता, कोई आइन नहीं बन सकता, कोई आइन की तरमीम नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता उससे। स्वाय ये कि लोगों की राय उससे अखज़ करके जो हुक्मरान है वो उसके मुताबिक चलना चाहे तो उसके मुताबिक चले, उसको डालना चाहे मुख्तलिफ अंदाज में तो मुख्तलिफ अंदाज में डालें। लेकिन और एक सियासी फर्क ये हुकूमत को पड़ सकता है कि अगर ओवरवेलमिंग वोट उसके खिलाफ आए तो वो कुछ सब एक रहनुमाई सिर्फ फरमा दें। एक तरफ मुल्क दिवालिया हो रहा है, हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, दूसरी तरफ आज लाहौर ब्लास्ट हो गया, आप सारी सूरत हाल है। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? अचानक जबकि किसी पार्टी ने अपने मंशूर में सदारती निज़ाम की बात जिक्र नहीं की,
अचानक बहस मीडिया पे लाना है, कोई और मकसद तो नहीं है किसी का पसे पर्दे ताकतों का कि और चीज़ें हम पे मुसल्लत करनी और सदारती निज़ाम दिखा रहे हो हमें? नहीं, पर अभी तक इतना अगर वो कर रहे हैं, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे अनासर हैं जो कर रहे हैं, या वो उनके चोटी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, तो कोई इतना लोगों को आमादा नहीं कर पा रहा है सदारती निज़ाम की तरफ। हाँ, पार्लिमानी निज़ाम में कितनी भी खामियां नजर आती हो लोगों को, लेकिन वो इतना आमादा नहीं कर पा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग उससे कोई। इत्तेज़ार साहब, मैं एक सियासी सवाल आपके तजर्बे से पूछना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट है, बड़ा स्ट्रॉन्गली आ रहा है कि पाकिस्तान के सियासतदान और बड़ी जमातें नाकाम रही हैं, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सका, और ये निज़ाम बनाने वाली आपकी पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये सेरा है कि 73 में ये उसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें ये पार्लिमान निज़ाम आया। डू यू बाय दिस? आप समझते हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम और सियासतदान नाकाम हो गए हैं? नहीं, नाकाम तो नहीं हुए, मैं नहीं मानता नाकाम हुए। एक ताकत, बड़ी ताकत फिजिकल फोर्स के हवाले से, वो अगर आपको अपोज करती हो, एक लेजिटिमेट ताकत, लेजिटिमेसी के हवाले से इदारा, तो ये दो बड़े पावरफुल इदारे हैं, फौज और अदलिया। और ये अगर आप सियासतदानों के पीछे ही पड़ जाएं, जबकि अदलिया को अपना। साहब, आई हैव टू लीव इट देयर। हम बहुत ज़्यादा वक्त की कमी हमें महसूस होती है जब हम आपसे बात करते हैं। हम चाहेंगे किसी दिन पूरा प्रोग्राम आपके साथ करें। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ये कि रेफरेंडम से तो कोई टाउन कानून भी नहीं बन सकता। बहरहाल ये क्या खेल है, क्या खुलेगा तो देखेंगे क्या होगा। बहरहाल ब्रेक के बाद एक इंतहाई अहम स्टोरी के मसीहाई के नाम पर मौत कैसे बांटते हैं, और वो भी सरकारी अस्पतालों में। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, अब आते हैं आज एक इंतहाई अहम स्टोरी की तरफ, और हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद सिकंदर एडवोकेट, जिन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इनिशिएट कर रखी है। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं चाहता हूँ फ़ौरन आपकी तरफ आ जाऊँ। 2017 में ये 2 नंबर या ज़ायदुल मियाद स्टेंट डाले गए, ये क्या मामला है? ज़रा ब्रीफली बताएं हमारे साथ क्या हुआ और सरकारी अस्पतालों में हुआ, और कौन कौन मुलव्वस है आपके ख्याल में? सर, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो मरीज़ों के साथ एक्सपायर्ड दवाइयाँ या एक्सपायर स्टंट डालने का ये जो खेल है, ये कोई 2017 से चल रहा है, जिसके ऊपर FIA ने एक FIR भी दी थी, लेकिन उस FIR का कुछ बना नहीं। फिर ये दोबारा इस मामले ने तूल पकड़ी जब PIC में पिछले साल अप्रैल से लेके सितंबर तक लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो मजदूर कैटेगरी में लोग आते हैं, जिन्हें हेल्थ कार्ड इशू हुए हुए हैं, उन्हें कोई 37 के करीब एक्सपायर स्टंट डाल दिए गए, और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई हुकूमत एक्शन नहीं ले सकी। सिर्फ सस्ता खून गरीब का हुकूमत पंजाब। अच्छा, ये बताएं, ये ठेके किसने दिए? हु इज इन्वॉल्व? पैसा किसने बनाया 2 नंबर स्टैंड इंपोर्ट करने में? ये कौन इन्वॉल्व था? सर, इसमें हेड इन्वॉल्व थे साकिब शफी साहब, जो डॉक्टर थे मेयो हॉस्पिटल में 2017 पे। इन पे ही 2017 में FIR हुई थी। जब ये PIC के चेयरमैन बने तो PIC में लोगों को एक्सपायर स्टंट डलने लग पड़े, और इसके साथ साथ इन्वॉल्व है मेड्रोनिक कंपनी, जो ये स्टंट प्रोवाइड कर रही है हॉस्पिटल्स को और डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। ठेके कौन अप्रूव करता है इसके? सर, ये अप्रूव करते हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट वाले, ब्यूरोक्रेसी। अच्छा राणा साहब, मैं इसमें रहनुमाई चाहूंगा। आपने फरमाया पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक 37 एक्सपायरी स्टैंड डाले गए। ये तो मदीने की रियासत है, गालबन आप अदालत में भी गए हैं। क्या हुकूमत वक्त को पता नहीं चला कि जिंदगी बचाने वाले स्टंट जिसे बाहर तो अल्लाह के हाथ है, तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जो असल जिम्मेदार है? सर, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हुकूमत वक्त जो दावा कर रही है कि हम इंसाफ प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने सस्ता खून गरीब की पॉलिसी अपनाई है। नर्सेज को इन्होंने डिसमिस कर दिया, कुछ को मुअत्तल कर दिया, लेकिन जो ओरिजिनल जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट किया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये हमारे दायरा इख्तियार से बढ़कर हैं, जो 21-20 ग्रेड के ऑफिसर हैं, लिहाजा हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।
इसी पर इसका मतलब है 21 और 21 ग्रेड के अफसर को गरीब मजदूर जिसे स्टंट डलता है वो उसको कत्ल माफ कर दिया गया है आपकी ख्याल में? सर इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि उनका कत्ल इन्हें माफ कर दिया गया, क्योंकि ये सारे एक्सपायर स्टंट इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखकर कोर्ट में सबमिट किया है कि ये सारे स्टंट गरीब मजदूरों को डले हैं जिनका सोशल सिक्योरिटी में कार्ड बनता है या EOBI के थ्रू जिनकी इंश्योरेंस होती है। ये बात इन्होंने ये रिपोर्ट में लिख के। अच्छा राना साहब, एक एस्पेक्ट तो आपने बताया ना कि गरीब को आप कत्ल कर दें, उसको एक्सपायरी लगा दें, ये रियासत का कोई इदारा, इतनी इसकी एजेंसी हैं, इतनी पुलिस है, हज़ारों महकमे हैं, वो कुछ नहीं पता चलता। दूसरा एक डाकू भी है, आपको पता है इसकी कीमत 4-5 लाख, जो नॉर्मल स्टंट है उसकी कीमत इतनी है। मैं इंटरनेशनल प्राइस देख रहा था 25 यूरो, 25 यूरो को मैंने मल्टीपल किया 4000, 4100, 4200 बढ़े। तो अगर ये जो 4000, 5000 की जो चीज़ है इस पर अगर 6 लाख आप करते हैं तो ये डाका नहीं है। व्हाट इज दिस? इसमें भी तो केस बनता है सर। यही कि ये FIA जो इंक्वायरी कर रही थी वो इसी चीज की कर रही है कि 4-4 वाली चीज 2017 से ये इंक्वायरी पेंडिंग है, जो कोर्ट में उन्होंने सबमिट भी किया है, जिसपे उन्होंने एक FIR दी है, जिसपे कोर्ट खासी बरम हुई थी कि 2017 से एक आपने FIR दी हुई है तो उसका अभी तक बना क्यों नहीं कुछ? वो भी पेंडिंग है, कुछ नहीं हुआ उसका। एडमिट कर रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ सर। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं जो FIA ने कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट। राना साहब फिर रहनुमाई फरमाएं, बेसिकली ये जो स्टंट खरीदते हैं जो चले जाते हैं हॉस्पिटल में, उधर कोई बाय करता है, कोई किसी सुपरविजन की निगरानी होगी, तो क्या आप समझते हैं ये कातल जिन्होंने एक्सपायरी स्टंट डाले हैं ये कानून की गिरफ्त में आएंगे या फिर बच जाएंगे? सर इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा, ये सब लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि अदालत जो है इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली कार्रवाई कर रही है और ये लोग इंशाल्लाह कानून की गिरफ्त में। राना साहब पहले ये बताएं, आप किस तरह इतना यकीन से कह रहे हैं कि ये एक्सपायरी स्टंट थे सारे ही? क्या उन्होंने कोई लिख के दिया है? सर जी इसकी वजह यह है सर कि कोर्ट में हमने सबमिट किया है, जब कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसकी पर्ची बनती है, जब किसी को स्टंट लगता है तो जो है ना उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, जो उसकी स्लिप के ऊपर स्टंट का स्टिकर लगता है कि ये स्टंट इसे डला है। जो लोगों का ऑपरेट हुआ, ऑपरेट की डेट फॉर से अगर 10 दिसंबर थी तो स्टंट जो है वो 10 सितंबर का एक्सपायर हुआ है, जो उसके ऊपर रिटर्न में लगा हुआ है, और ये हमने कोर्ट में सबमिट किए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। मतलब है ये हॉस्पिटल वालों ने मान लिया कि उन्होंने एक्सपायरी स्टंट डाले हैं, ये तस्लीम कर लिया उन्होंने? जी जो कोर्ट में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, ये हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, ये उन्होंने माना। अच्छा एक बात और, वक्त चूंकि कम है, ये बताइए कि ये जो शफी साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो मुबैना तौर पर जिन्होंने ये किया है, इनका क्या कोई स्कैम उधर इस दूसरे अस्पताल में भी था, जहां पर मेवा अस्पताल में भी कोई जिनकी कहानी है, या वैसे अफवाह है? जी सर, 2017 में जब ये मेयो हॉस्पिटल में दिल वार्ड के हेड थे, तब भी जो FIA ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि कंपनियों के नुमाइंदों के साथ साजबाज किया जाता था। डॉक्टर साहब साथ वाले कमरे में बैठ के स्टंट रिकमेंड करते थे, उसके बिल्कुल साथ वाले कमरे में सरकारी अस्पताल में सरकारी कमरों में प्राइवेट कंपनी के नुमाइंदगान बैठे होते थे, जो फौरन ही बाहर निकल, जैसे ही मरीज बाहर निकलता था उसे फौरन कहते थे दें जी 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, आपको भी स्टंट अरेंज कर देते हैं क्योंकि आपका मरीज अंदर वार्ड में है और उसको अशद जरूरत है। अच्छा राना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, माहिर कानून है ये, तो पहले अगर ये जुर्म साबित हो जाता है तो इसकी क्या सज़ा बनती है? कानूनी तौर पे ये सारे लोग जो मुलव्वस हैं इनको सज़ा क्या हो सकती है? और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत दिल से एक सलाम भी मैं करना चाह रहा हूँ, आप वाकई इंसानों के एक सच्चे दोस्त है। ज़रा बताएं इस पर कानून क्या करेगा इस पर? सर अब इंशाल्लाह जब ये चीज़ कोर्ट में साबित हो जाएगी कि ये सब लोग कसूरवार हैं, तो बाय लॉ इन सबको सजाए मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती है, क्योंकि ये 302 का मुकदमा है। अच्छा राना साहब, ये आप दबाव तो डालते होंगे, इतने बड़े माफिया को आपने हाथ डाला, पता नहीं इससे ज्यादा वो कितनी जाली मेडिसिन या एक्सपायर मेडिसिन दे चुके हैं, आपको कोई दबाव तो नहीं है इस सिलसिले में? इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो दूसरी पार्टी है उसके लिए भी हमारा फोरम हाजिर है, डॉक्टर शफी साहब पे जो चार्जेस हैं और जो FIR है वो भी आ सकते हैं। जी जवाब दीजिए भट्टी साहब का। सर इसमें जो कंपनी है उनकी तरफ से भी प्रेशर डाला जा रहा है सेटलमेंट के लिए, और FIA की तरफ से भी
कुछ लोगों ने राब्ता किया जो प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने सिर्फ कोर्ट रूम में चुप रहना है। साकिब शफी साहब के रेफरेंस से भी 2-4 जो हैं गुंडा नासर टाइप लोगों ने ये प्रेशर डाला है कि अगर आप इससे नहीं हटेंगे तो हम आपके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन करेंगे जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। साकिब शफी में दोबारा इनवाइट, ये जी हम दोबारा इनवाइट करते हैं साकिब शफी साहब। साकिब शफी बताया नाम उन्होंने डॉक्टर साहब का, तो वो भी आए और वो साकिब शफी साहब। ये हम इसी प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साकिब शफी साहब को कहते हैं कि अपना मौक़िफ़ देना चाहते थे, लेकिन जो रिपोर्ट बज़ाहिर बादिउल नज़र में PIC ने जमा कराई है काजी साहब, ये लम्हा फिक्रिया है कि गरीब आदमी के खून की कीमत देखे क्या है जिंदगी की। भट्टी साहब 2000 में मुझे कहना नहीं चाहिए, पर्सनल बात करनी चाहिए, मेरे अपने स्टेंट जो कोलैप्स कर गए थे 2015 में सरकारी सरकारी हॉस्पिटल की बात हो रही है। ये PIC है, इसके ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ है, चीफ सेक्रेटरी है, बड़ी मशीनरी होती है, CM पंजाब, इतने काबिल लोग हैं। मदीने जो आपने कंपनी को लिख के भेजा है उन्होंने क्या जवाब दिया है? सर कंपनी ये जो पंजाब हुकूमत ने कंपनी को बुलाने की कोशिश की है लेकिन कंपनी ने जवाब नहीं दे रही, और पंजाब हुकूमत इतनी कमजोर है कि एक प्राइवेट कंपनी से जवाब नहीं ले पा रही, और कोर्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये चीज लिख के दे दी है कि कंपनी हमारी बात नहीं सुनती है। ये इस हद तक कमजोर साबित हो गई है। बंद कर दें ये इससे सारा इसका मतलब है, आप राना साहब कह रहे हैं कि जो मर्जी जाली दवाई दे दे, इंजेक्शन दे दे, बड़ी साहब मुझे प्रोग्राम यहाँ क्लोज करना है, सर्वे में नंबर 1 तो जब कल या अगले हफ्ते आएंगे तो दोबारा बात करेंगे इस पे। PIC में जाली दवाइयों से लोग मर गए थे और उनकी रिपोर्टें गायब कर दी गई थी, जो उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स थी। तो ये होता है गरीब आदमी के साथ। तो मेरे ख्याल में तब्दीली तो हमें चाहिए, मगर अच्छे वाली। आइंदा हफ्ते हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।